आवाम को कोई ख़ास रिलीफ नहीं मिला किसी भी हवाले से अगर बात करें। पाकिस्तान प्रॉफिटेबल रहा है, यानी मेरे पैसे वहाँ पर महफूज हैं। क्या यहाँ पर महफूज पैसे रखने का कोई निज़ाम है? ताकि हमने अरबों की इन्वेस्टमेंट की और हमें इतनी भी सिक्योरिटी नहीं है कि एक 16वें स्केल का अफसर आके हमें गिरबान से पकड़ के फैक्ट्री से ले चलेगा। पिछले टारगेट से तकरीबन 400 अरब ज़्यादा। दूसरी तरफ आप पेट्रोल का रेट बढ़ा देते हैं। ये साइंस कैसी है कि पेट्रोल से बचने के लिए लोग ईवी की तरफ आ रहे थे। जब एक वो टेक्सटाइल का ओनर है वो घर से निकला, घर के बाहर से गोलियां मारता। मैं आपके स्टैट्स कलेक्ट कर दूं, 9 लाख बच्चे हैं। अगर यही बढ़ जाए हमारा तो वी आर वन ऑफ द मोस्ट प्राउडेस्ट नेशन टू लिव ऑन अर्थ। इंडिया ने आज से बहुत पहले ही IMF को खैर बात कह दिया। AI की दौड़ है ना, AI को पीछे फेंक छोड़ दें उसको। वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। आप क्या समझते हैं, बजट में कोई आवाम को रिलीफ है या नहीं? ऑफ कोर्स नॉट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमरेज़ अकरम और आप देख रहे हैं रियल टाइम। नाज़रीन, बजट 2026 आने ही वाला है और बहुत सी जो बातें हैं वो भी सामने आ रही हैं। मुख्तलिफ टैक्स लगाने की भी बातें जो है वो गर्दिश कर रही हैं। इसी हवाले से आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। कॉमर्स की बीट करते हैं, बिजनेस की बीट करते हैं और अपनी फील्ड पे गहरी नज़र रखते हैं चौधरी हमज़ा साहब ने। हमज़ा साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। हमज़ा, बजट आने वाला है 2026 का और पिछले साल का बजट भी देख लें, अगर वहाँ पर भी आवाम को कोई ख़ास रिलीफ नहीं मिला किसी भी हवाले से अगर बात करें। और अभी वॉर की सिचुएशन बनी और इसके बाद अब बजट जो है 26 वो आने वाला ही है, उस पर बातें शुरू हो चुकी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या लगता है, कोई गरीब के लिए, बिजनेसमैन के लिए, किसके लिए फ्रेंडली बजट होगा? शमरेज़, मैं पहले तो आपसे ये खुद पूछना चाहता हूँ कि बिजनेसमैन के लिए कभी क्या पिछले 5 साल में आफ्टर कोविड, पोस्ट कोविड पाकिस्तान प्रॉफिटेबल रहा है? मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। मैं UAE में, मुत्तहिदा अरब अमारात में कोई कारोबार शुरू करता हूँ तो वहाँ पर मुझे एस्क्रो अकाउंट में पहले पैसे भेजने पड़ते हैं, यानी मेरे पैसे वहाँ पर महफूज हैं। क्या यहाँ पर महफूज पैसे रखने का कोई निज़ाम है? नहीं। फिर मैं आपसे बात करता हूँ कि जी अगर मुझे उधार लेना है, बैंक से लोन लेना है, तो एक तो मुझे 7 साल से 10 साल की एक साथ नहीं मिलेंगी, मुझे 3 साल में वापस करना है। और लोन कितना मिलेगा? मीयर 30 लाख रुपया, 50 लाख रुपये। अब के ज़माने में विद मॉडर्न इन्फ्लेशन आप कैसे सिर्फ 50 लाख में कोई अच्छा कारोबार कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। आप अपना स्टॉक बढ़ा सकते हैं दुकान का थोड़ा बहुत, कितना आपका मुनाफा हो जाएगा? कुछ भी नहीं है। वेयर एज अगर मैं अभी मुत्तहिदा अरब अमारात का मैंने इसलिए नाम लिया है क्योंकि वहाँ पर जंग हुई है। जंग के दरमियान अप्रैल के महीने में मुत्तहिदा अरब अमारात ने तकरीबन 1 बिलियन दरहम का पैकेज अनाउंस किया अपने बिजनेसमैन के लिए। अगर हम उसको 8000 बिजनेसमैन पे डिवाइड करते हैं तो वो 96 लाख रुपीस बनता है पाकिस्तानी पर बिजनेस। अब आप मुझे बताएं, क्या ये ममालिक अपने बिजनेसेस को बढ़ाना नहीं चाहते? जंग में तो सबसे ज़्यादा बिजनेस इफेक्ट होता है। ये तरीके कार होते हैं कि अगर आपने अपने मुल्क का जो कारोबार है वो बढ़ाना है। हमारे मौजूदा सूरत हाल के अंदर कैसे नज़र आता है? आपने टैक्स देना है, आपने टैक्स भी ऐसा वैसा नहीं देना, बहुत ज़्यादा टैक्स देना है, हैवी टैक्स देना है, हर चीज़ पे टैक्स। IMF का जिक्र करते हैं ना। IMF हमारे पास आने से पहले, जब हमारे गले में शिकंजा आया है, इससे पहले ये किधर था? इजिप्ट में। इजिप्ट की आप इकोनॉमी देखें, हमारे जो माशाल्लाह लगे थे गवर्नर जो लगे थे डॉक्टर रजा बाकर, जी, उनके आप स्टैट्स चेक करें। इजिप्ट में शमरेज़ हाइपर इन्फ्लेशन करके गए थे वो। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि सुबह अगर केले का रेट कुछ और है तो शाम को कुछ और है, रात को कुछ और है। कोई इकोनॉमी स्टेबल नहीं रह सकती। हमने चले थोड़ी मेहनत की, अल्लाह ताला ने इज्जत भी थी, कुछ हमें लोन्स बाहर से आ गए, हमने फॉरेन रिजर्व्स बढ़ा लिए, हमने कुछ करके जैसे डिफॉल्ट होने से बच गए। अल्लाह का बहुत शुक्र है, हमने अपने आप को कहीं ना कहीं स्टेबल किया है। लेकिन ये कहना कि बिजनेस फ्रेंडली बजट आएगा, हम तो इस बात को एग्री नहीं करते। पिछले साल मैं आपको जून की बात बता देता हूँ, जब लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर थे मियाँ अबूज़र शाद साहब, पूरे पाकिस्तान में एक रैली निकली थी। हुकूमत ने अनाउंस किया था कि अब अगर कोई 17वें स्केल का, 17वें स्केल का या 16वें स्केल का कोई ऑफिसर भी होगा, वो फैक्ट्री में घुस के बिजनेसमैन को अगर टैक्स की मद में उसको शक भी हुआ तो वो उसको गिरेबान से पकड़ के बाहर लेके आ सकता है। अच्छा। पूरे मुल्क में एहतजाज हुए कि हम फैक्ट्री ओनर्स, हमने अरबों की इन्वेस्टमेंट की हुई है, ये कहाँ की जायज़ बात है? ये कैसे हो सकता है कि हमने अरबों की इन्वेस्टमेंट की और हमें इतनी भी सिक्योरिटी नहीं है कि एक 16वें स्केल का अफसर आके हमें गिरेबान से पकड़ के फैक्ट्री से ले चलेगा? किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं है। किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं है, अनलेस कि वो प्रूफ हो जाए फ्रॉड। यहाँ पर ये तो शक की बिना में भी आप लेके जा सकते थे। तो ये मियाँ अबूज़र शाद, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बाकी सब ने मिलकर जब एक रैलीज निकाली तो ये चीज़ पीछे चली गई। लेकिन अब हम कहते हैं कि क्या खतरा टल गया? नॉट फॉर द बिजनेसमैन, लेट्स डिस्कस बाकी लोगों के लिए भी। मैं तो नहीं कह सकता। हम कैसे कह सकते हैं जब IMF ने 17 खरब का टारगेट रख दिया, नया टारगेट, पिछले टारगेट से तकरीबन 400 अरब ज़्यादा।
गरीब को कैसे इस रिलीफ बार भी होगा? 400 अरब की डिमांड तो हो गई है आईएमएफ की तरफ से। वही मैं जिक्र कर रहा हूँ ना कि अब 17 खरब तक हम लोग चले गए हैं। अब हम उसको कैसे रिवर्स बैक कर सकते हैं? पैसा कहाँ से निकलेगा? पैसा निकलेगा बिजनेसेस से। पैसा कैसे निकलेगा? पैसा निकलेगा हैवी टैक्सेशन से, हैवी लेवी सिस्टम से। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, यहाँ सारे लोग जितने भी हैं पढ़े लिखे बैठे हैं, सोच बूझ रखते हैं। एक तरफ हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर कहते हैं कि पाकिस्तान के पास रिजर्व्स मौजूद है 28 अप्रैल तक, दूसरी तरफ आप पेट्रोल का रेट बढ़ा देते हैं। ये साइंस कैसी है? मतलब मुझे एज अ बिजनेसमैन भी, लेट्स लीव रिपोर्टिंग आउटसाइड, एज अ बिजनेसमैन मुझे ये लॉजिक नहीं समझ आती कि इंडिया में पिछले हफ्ते 4 साल बाद 4 रुपया रेट बढ़ा है और हम पाकिस्तान में यहाँ पर हम 100 रुपया 131 रुपये हम वो देख चुके हैं। शमरेज, आपने मेरा जिक्र किया इंट्रोडक्शन में, बीइंग अ रिपोर्टर, मैं न्यूज़ रूम में था, मैंने वहाँ पर पिन ड्रॉप साइलेंस देखी है। न्यूज़ रूम में आपको पता है, आप खुद भी मीडिया आउटलेट में होते हैं, 50 बंदा बैठा होता है, वहाँ साइलेंस नहीं होती। जब ये खबर हुई थी 11:50 थे, मैं वहाँ बैठा था, मैंने पिन ड्रॉप साइलेंस देखी है, मैंने लोगों को डरते हुए देखा है। आप मुझे बताएं, क्या ये नया बजट, मतलब आपके बिहाफ पे, अभी छोड़ दें, हमें उसके अंदर डेप्थ में जाते हैं, क्या ये बजट फ्रेंडली है? IMF ने डिमांड की है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके ऊपर 17% टैक्स लगा दें। अब आप इस बात पे गौर करेंगे, कैसी हुकूमत है या कैसी हमारी एक सोच बन चुकी है कि हम इतना बाउंड हो चुके हैं कि पेट्रोल से बचने के लिए लोग EV की तरफ आ रहे थे। EV की तरफ से फिर पहले एक गर्दिश की खबरें 7 मार्च को कि सोलर जो लगे हुए हैं ऑन ग्रिड उनको तो ख़त्म करें। वो थी नेरी सुसाइड। मैं मुंह पे आपको बताता हूँ, मेरी बात हुई कुछ बहुत बड़े बिजनेसमैन से, उन्होंने कहा हम मर जाएंगे। हमने इस्लामाबाद से अप्रूवल्स ले के 100 किलोवाट लगाया हुआ है, और अगर हम लोगों ने लिथियम आयन बैटरीज लगाई तो हमें 2 करोड़ मजीद इन्वेस्ट करना पड़ जाना है, तो हमें तो अफोर्ड ही नहीं होता किसी भी सूरत में, तो बेटा हम तो ख़त्म हो जाएंगे। पिछले महीने हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट की, जब ये सारे जमा हुए थे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले, लाहौर नहीं खैर सारे ऑल पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जिनके बाहर पैसे पड़े हैं वो सिर्फ 30% अपने वापस लें, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। मुझे बताएं, जब आपका मुल्क आपको ROI सही नहीं दे रहा, जब आपका मुल्क खुद फंसा हुआ है, जब आपको खुद नहीं समझ आ रहा कि डायरेक्शन क्या, क्यों कोई पैसे लेके आएगा? बिजनेसमैन सिक्योर भी नहीं है। अभी 1 मंथ पहले की बात है, जब एक वो टेक्सटाइल का ओनर है, वो घर से निकला, घर के बाहर से गोलियां मार दी गई। और इससे के साथ एक और खबर भी थी, जब एक बंदे की आपको मिली थी उधर पेशावर के अंदर से बॉडी, वो भी रावलपिंडी का बिजनेसमैन था। अगली बात कर ले, अब जिक्र आपने कर लिया इसलिए मैं आगे कर रहा हूँ। ये जो परसों एक खबर जो बहुत वायरल हुई, जो कराची के अंदर जाके उन्होंने एक दुकानदार को थप्पड़ मारे हैं। जी बिल्कुल कराची में हुआ है। वो जो खातून साथ थी, ज्वेलरी शॉप, जी बिल्कुल, वो जो खातून साथ थी जो कमांड दे रही थी कि जी ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, आपको पता है वो वैसे भी ओवेस्टीन थी, उनको अलहदा लगाया गया था वहां पर, क्योंकि वो अपने महकमे में तो फिट नहीं हो रही थी। तो अब ऐसे आप बंदे को इतनी अथॉरिटी, इतना मगरूर होया वो बंदा कि वो दरमियान में जाके वो दुकानदार को घुस के तशद्दुद कर रहा है, तो बिजनेसमैन कैसे एक बात करेगा? हम बात करते हैं बिजनेसमैन को छोड़ के लोअर क्लास इनकम की। मैं आपके पॉडकास्ट में एक वाकया सुनाना चाहता हूँ। जी। जिस दिन पेट्रोल महंगा हुआ ना, मैं न्यूज़ रूम में बैठा था, मैं नाम नहीं लूँगा किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता। एक बंदा था, उसकी सैलरी 35,000 थी, एक बंदे की 60 थी, एक बंदे की 80 थी। किस्मत से वो लोग बैठे हुए थे और मैं उनका मुकालमा सुन रहा था बड़े इंटरेस्ट के साथ। जो 35,000 वाला था, वो उसने अपने दोस्तों को बताया कि मैं इनड्राइव चलाता था, तो मेरा थोड़ा बहुत ना गुजारा हो रहा था, लेकिन क्योंकि इनड्राइव वालों ने रेट नहीं बढ़ाए अपने फेयर्स, तो अब मैं मर जाऊँगा, मैं नहीं अब चला सकता इनड्राइव, मैं अब घर में बाइक खड़ी करने लगूँ। 55,000 वाला जो बंदा था, उसने कहा यार अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, पिछले महीने मुझे सुबह के टाइम एक जॉब मिल गई है, अब मैं 2 नौकरियाँ करूँगा तो मेरा गुजारा होगा। अब 85 वाले से मैं तवक्को कर रहा था कि ये थोड़ा सा शायद मुतमईन हो, हौसले में हो। उसने मुझे कहा कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुझे नहीं अपने दोस्तों को, कि मेरी बेगम को पिछले महीने जॉब मिल गई है किसी स्कूल में एज अ टीचर, तो अब हम दोनों की जॉब हो जाएगी, गाड़ी हम कम यूज़ करेंगे लेकिन गुजारा हो जाएगा। ये हालात हैं आपके 85,000 रुपीज़ कमाने वाले के। तो फिर मुझे बताएं कि पाकिस्तानी यूथ पाकिस्तान क्यों नहीं छोड़ना चाहेगा? इस बजट के अंदर मुझे कोई चीज़ ऐसी बता दीजिए, मैं खुद इंप्रेस होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हम वो जेन ज़ी कौम है जिनको बचपन से यही समझाया गया था कि आपने पाकिस्तान की खिदमत करनी है। हम तो पैदा ही उस इंटरेस्ट के साथ हुए हैं, उस एक जज्बे के साथ हुए हैं कि यार पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। पिछले साल तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो मुल्क छोड़ के बाहर गए। मैं आपके स्टैट्स कलेक्ट कर दूं, 9 लाख बच्चे हैं। आपने स्टैट्स गलत पढ़े हैं। 2019 में 4 लाख, 2020 में जब कोरोना हाइक पे था 2020 में 6 लाख, फिर 8 लाख, फिर 7 लाख, और पिछले साल के जो स्टैट्स थे वो 9 लाख बच्चा था। ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है मुल्क, ब्रेन ड्रेन हो गया। इंडिया के बारे में हम कहते थे ना कि इंडिया के सारे बच्चे जाके माइक्रोसॉफ्ट के, गूगल के लग रहे हैं, तो वो इंडिया में ब्रेन ड्रेन हो रहा है। कहाँ से ब्रेन ड्रेन हो रहा है? वहाँ पे तो उनके ऑफिस देखिए, पे द डेविल हिज ड्यूज ना।
हमें देने चाहिए कि इकोनॉमी वाइज दे आर वर्किंग वेरी गुड। अब हमें उस किस तरह लेके चलना चाहिए? सबसे पहली चीज़ ये कि आवाम को तो रिलीफ देना चाहिए। ये बजट, ये IMF की शराइत, ये हम तो काबू में नहीं कर सकते, ना बिजनेसमैन कर सकता, ना लोअर मिडिल क्लास, कोई भी नहीं कर सकता। अब जंग के दरमियान के हालात में बात करते हैं ना, लोग ज़्यादातर यही कहते हैं कि पूरी दुनिया के हालात ख़राब हो गए और हम एडमिट करते हैं इस चीज़ को, लेकिन क्या उसके बाद की जो चीज़ें हैं क्या वो बेहतर होंगी? हमारा सवाल बेसिकली ये है। उसके बाद अब किन चीज़ों में पैसे जाएंगे? मैं आपसे सवाल करता हूँ, एक जंग हुई है किसी मुल्क में, अब सबसे ज़्यादा कौन सी इंडस्ट्रीज चलेंगी? आइए डिस्कस कर लेते हैं। डिफेंस, जी हर मुल्क कहेगा हमने अपना डिफेंस बढ़ाना है, ठीक है। AI एंड लॉजिस्टिक्स बढ़ेंगे, रिकंस्ट्रक्शन बढ़ेगी, हेल्थ केयर बढ़ेगा। हम कहते हैं कि अगर यही बढ़ जाए हमारा, तो वी आर वन ऑफ द मोस्ट प्राउडेस्ट नेशन टू लिव ऑन अर्थ, ठीक है। वी हैव सो मैनी ब्यूटीफुल फैसिलिटीज एंड एवरीथिंग, बट कैन वी डू इट? विल वी बी एबल टू डू इट? दैट इज़ द मेजर क्वेश्चन हम लोग अपने आप से सवाल करते हैं। शमरेज, अभी हम बैठे हैं, ठीक है, मई का महीना है, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने स्टडी की है, ला नीना एक इफेक्ट है, वेदर इफेक्ट आ रहा है। हमारे पिछले साल कितनी फसल ज़ाया हुई थी सैलाब से? बिल्कुल हुई है। इस साल पूरी दुनिया में बात छिड़ गई है कि ग्लोबल पेंडेमिक आने वाला, ग्लोबल एक मतलब पटाखा होने वाला है इस चीज़ का ना, गर्मी का। बिल्कुल। क्या हमने कोई काम किया? कोई तैयारी भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या अगर ये पिछले साल से ज़्यादा आया, ये मानसून आने वाला है आपका आगे बस, अब अगर ये पिछले साल से ज़्यादा आया तो क्या हम प्रिपेयर्ड हैं? तो मेरा बस एक मासूमाना सवाल है, मैं इदारों से पूछना चाहता हूँ, मैं खुद सवाल करना चाहता हूँ कि क्या हम निकल सकते हैं इससे? क्या हम अपने आप को इस क्रेडिबिलिटी पे लेके ला सकते तो हैं? हम पिछले सैलाब के उससे भी नहीं निकले अभी तो उसकी उससे पिछले साल क्या हुआ था? बम्पर क्रॉप याद है आपको? जी। वो तो बेड़ा गर्क हो गया ना, हम तो सीधे ही नहीं कर सके अपने आप को क्रॉप को। और हमें बचपन से पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल लैंड। इफ यू कैन नॉट प्रोटेक्ट योर एग्रीकल्चर, हाउ कैन यू बी एन एग्रीकल्चर? नहरी निज़ाम है हमारे पास। अब वो हमने बात की थोड़ी बजट से, मेरे वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि 17% अगर EVs के ऊपर टैक्स लग गया। मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाता हूँ। ऑडी e-tron जब लॉन्च हुई थी वो 3 करोड़ की गाड़ी थी, ठीक है। फिर एकदम ऑडी वालों ने उसको रिवर्स किया, वो 1.5 करोड़ की आ गई। मतलब आप यूज़ आराम से ले लेते थे। अब अगर आप EVs पे भी 17% टैक्स लगाने लगे हैं तो हाउ कैन यू अफोर्ड इट? ये तो ख़त्म हो गया ना निज़ाम। मतलब आई डोंट बिलीव कि इस तरह आप लेके चल सकते हैं। आपकी लोकोमोशन जो होती है ना, आपकी लॉजिस्टिक्स उसके ऊपर, आपकी डिलीवरीज उसके ऊपर, आपका सारा कुछ उसके ऊपर, अगर वही एक्सपेंसिव हो जाए तो सारा कुछ फटा बैठ जाता है आपका। तो ये आप क्या समझते हैं बेहतरीन बजट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? बेहतरीन बजट में एक तो बड़ा एक लतीफ़ा मैं जिक्र डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपके साथ कि पिछले दिनों मेरी किसी के साथ बात हुई। उसने मुझे, वो बाहर रहते हैं, उन्होंने मुझे कहा हमसा मुझे ना गाड़ी लेनी है, मेरे पास कैश कम है। मैंने कहा ठीक है आप बैंक से लोन ले लें। तो मैं, वो जनाब 4 बैंकों से होके आए। अच्छा। और वो आके उन्होंने मुझे कॉल की, उन्होंने कहा हमसा साहब बड़ा ही गलत मशवरा है आपका। मैंने कहा मेरा मशवरा कैसे गलत हो सकता है? कहते हैं आपका मशवरा नहीं, मुल्क के हालात बड़े गलत है। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं स्टेट बैंक कहते हैं सिर्फ 30 लाख रुपया देंगे गाड़ी के लिए। तो 30 लाख रुपये में हमजा साहब कौन सी गाड़ी आती है? ऑल्टो का जो बेसिक वेरिएंट है वही 31 लाख का है, और अभी मैंने उस पर टैक्स नहीं लगाया, इसी हम वहाँ से लेके गए। तो मुझे बताएं कि आपका जो स्टेट बैंक है आपको 30 लाख दे रहा है और फिर आप EV भी महंगी कर रहे हैं, तो आपकी तो लोकोमोशन मर गई। EV सिर्फ गाड़ियाँ नहीं महंगी होगी, कीप दैट इन माइंड। द स्कूटीज वो भी गई, जो आपके बहुत बड़ा मिडिल क्लास, मैं लोअर क्लास कहूँगा ना, फूड पांडा के ड्राइवर, इन ड्राइवर वाले बेचारे जो वो करते थे, इनोवेशन आनी शुरू हो गई थी, तो वो भी बेचारे अब डैमेज तो हो जाएंगे। अब उस सिचुएशन के अंदर हम कैसे लेके चलेंगे? मतलब मैं आपसे भी एक मासूमाना सवाल करना चाहता हूँ। एवरेज इन्फ्लेशन के अंदर आपकी हाइक आ रही है, महंगाई आपकी बढ़ती है। इंडिया ने आज से बहुत पहले ही IMF को खैर बात कह दिया। बिल्कुल ऐसे बांग्लादेश में ने बड़ा चेंज किया। हालांकि वहाँ के अभी रिसेंट हमने हालात भी देखे किस तरह से इनकलाब आया और मामला सारे हुए। पाकिस्तान अभी तक इस तरह सिचुएशन में IMF से क्यों नहीं निकल सकता? असल में IMF एक शिकंजा है। अब आप एक दफ़ा फंस गए देन यू आर बाउंड। वो कहते हैं ना कि एक दफ़ा किसी ने लोन ले लिया, मतलब उधार ले लिया, फिर लत लग जाती है। मतलब अक्सर ये पाकिस्तान में मुहावरा है ना कि खोखे वाले के साथ फिर सौदा चलता ही रहता है। हमारा वही सौदा फंस गया, हम वो सौदा वापस कर ही नहीं पा रहे। आई डू पर्सनली बिलीव कि अगर हम IMF से पहले आज़ाद होते हैं किसी भी तरह, बाय एनी मीन्स, क्योंकि हम हो सकते हैं, तो हमारे पास काफ़ी एवेन्यूज़ होंगे ग्रोथ के। इफ़ वी आर नॉट, देन वी आर लिटरली वॉकिंग इनटू द केओस। और हर साल ये केओस बढ़ता जा रहा है। निकल क्यों नहीं रहे? मतलब देखिए, अगर रिकोडिक की बात करें, रिकोडिक में हमारे पास बहुत बड़े ज़खायर हैं जो कि हम बेच चुके हैं, जो कि हम आगे दे चुके हैं। तो हमने उसमें क्या किया? तो हम तो पहले उसका केस भी हार गए थे। तो वही बड़ा सवाल है ना कि हमने उसमें क्या किया? हम अपने बिजनेसमैन को कहते हैं कि आप लाएं, यहाँ पर बिजनेस करें। बिजनेसमैन करना भी चाहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, लोग करना चाहते हैं, बहुत मुहब्बत बदल पाकिस्तानी बाहर हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन बात यह है कि एक बिजनेसमैन कहता है कि भाई मुझे महीने की 2% ROI आ जाए, जो कि मुनासिब है, आनी भी चाहिए।
अगर आपको नहीं दे रहे तो आप क्यों यहाँ पर बिजनेस करेंगे? हमारा सवाल ये है। अगर एक बिजनेसमैन को आसानी होगी, लोग कहते हैं कि जी वो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। मैं इस हवाले से कहता हूँ कि यार बिजनेसमैन के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो बेचारा क्या करे? अब एक काम वो पहले 20 बंदों से करता था, एआई की दौड़ है ना, एआई को पीछे फेंकें, छोड़ दें उसको। हम कहते हैं कि बिजनेसमैन के पास 20 बंदे थे, अब उस बेचारे को मुनाफा नहीं बच रहा, लॉस में चला गया, उसको बंदे निकालने पड़ने हैं 5। ये सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट उस हद तक नहीं हो रही, तो बिजनेस भी तो शटर हो गए हैं। तो इन दोनों को कैसे लेके चला जाए? उसका तरीकेकार सिर्फ सिंपल ये है कि एक तो हुकूमत इनको स्पॉन्सर करे, इनकी मदद करे, इनको तरीके से दिया जाए सारा कुछ ना, बिजनेसमैन को भी, गवर्नमेंट की मौके बने। फिर ये हालात थोड़े से कदरन आप कह रहे हैं बेहतरी की तरफ आना शुरू होंगे। जिस तरह हमने कुछ एरियाज़ का जिक्र किया है कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, हाँ। वॉर्स के बाद इन एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट आती ही आती है। अगर तो हम इसको इस तरह लेके चलेंगे तो फिर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के हालात आने वाले चंद सालों में, मैं साल नहीं बता सकता क्योंकि ये 5 साल भी लग सकते हैं, 10 साल लग सकते हैं, लेकिन वी विल बी वर्किंग टुवर्ड अ स्टेबल इकोनॉमी। बिफोर देन हम फंसे हुए हैं। अच्छा, एक तरफ हम देख रहे हैं कि जी ओवरऑल पंजाब में बहुत काम हो रहा है डेवलपमेंट के हवाले से बात करें, मरीम नवाज़ काफ़ी काम कर रही हैं। यहाँ पे एक फिल्म सिटी का प्रोजेक्ट आया था, प्रोजेक्ट बिल्कुल। भी यार उस आने पे भी वाला है। क्रिटिसिज्म यही था कि जिस दिन वो पेट्रोल हाइक हुई थी उसके 2 दिन बाद फिल्म सिटी आ गया था, अच्छा, ऐसा ही है। अब वो सारे डेवलपमेंट नहीं, मतलब देखें हम आईएमएफ से कर्जा ले रहे हैं कि हम्म, जी हमारे पास लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है, हम्म, हम पेंशन ख़त्म कर रहे हैं, हम्म, हम लोगों के वो जो एक ग्रेड 17 से 21 तक की ऐसे खाली ही है, पोस्ट थी वो हमने ख़त्म कर दी है बिल्कुल ऐसे ही हो कि जी रहा है। आपका बैंक खाली है। दूसरी हम्म, तरफ हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा रहे हैं, रोड्स पे, फिल्म सिटी पे, इस तरह पे। हम्म। हम इंडस्ट्रीज़ की तरफ क्यों नहीं जा रहे? हम इंडस्ट्रीज़ क्यों नहीं लगा रहे? यही तो शमरेज बिजनेसमैन बोल रहे हैं बार बार, इसी के ऊपर तो कॉन्फ्रेंसेज हो रही है कि यार पहले आप हमें रिलीफ प्रोवाइड करें, हम आपको ये सारी चीज़ें दे सकते हैं और बिजनेसमैन देगा। बिजनेसमैन तबके का काम ही यही है, इकोनॉमी मुल्क की चलाना। टैक्स तो पे करना ही करना है, उसके बाद तो बचत ही नहीं है। लेकिन अगर आप उसको एक सेफ्टी नेट नहीं दे रहे तो फिर वो कहाँ से करेगा? फिल्म सिटी के बारे में आपने जिक्र किया, अभी मैंने दोबारा रिपीट करता हूँ कि इस पर शदीद क्रिटिसिज्म आया था। देखिए आइडिया क्रिएटिव है, आइडिया में हम ये नहीं कह सकते। देखिए इंडिया से इंडिया से हमने ग्लोबली कम्पीट तो करना है कहीं ना कहीं, मतलब दुनिया ये तो ना कहे ना कि ये बहुत पीछे रह गए हैं, ठीक है? तो हमने कहीं ना कहीं तो ग्लोबली कम्पीट करना है, वरना तो बदनामी हो जाएगी। पाकिस्तान के पास क्या चीज़ें रह गई हैं? थोड़ा बहुत लॉलीवुड रह गया, थोड़ा बहुत क्रिकेट रह गई थी, एंटरटेनमेंट का और सोर्स नहीं था। क्रिकेट में आज हम बांग्लादेश से वाइट वॉश हो गए वाइट हैं, वॉश हो गया तो दूसरी दफ़ा। वो चैप्टर भी हमारा क्लोज हो गया, हाँ। वो भी कागज़ हमारा फट गया। तो अब हमारे पास क्या रह गया? एंटरटेनमेंट। दैट्स इट आई गेस। थोड़ा सा वो जोर अपनी तरफ से लगा रहे हैं, लेकिन देन अगेन हम तो यही कहते हैं कि उधर करने की बजाय आप बिजनेसमैन को देखें। जिस तरह हमने ये पॉडकास्ट शुरू किया, मैंने आपको कहा कि यूएई हुकूमत ने 8,000 बिजनेसेस, बहुत बड़ा बिजनेस होता है, उसको डिवाइड कर लेना। एक 1 बिलियन दरहम के साथ आप डिवाइड करें, 96 लाख रुपीस पाकिस्तानी पर बिजनेस सर्वाइव कर समझ जाते नहीं आ हैं। रही ना, मतलब आपके पॉलिटिशियंस जो हैं हम्म, इनकी अपनी इंडस्ट्रीज हैं, हम्म, किसी की शुगर मिल हैं तो किसी की अपना फ्लोर मिल्स हैं, कोई राइस में काम कर रहा है तो कोई पेट्रोलियम में काम कर रहा है, तो उसके बावजूद इतना क्यों डाउन? वो पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेसमैन नहीं है। कीप दैट इन माइंड। हम्म। दे हैव पावर्स, सीधी बात करनी चाहिए उनके पास, और दूसरे एरियाज में, दूसरे वेंचर्स में भी पावर्स है ना। जिसका हाथ पड़ता है वो तो करवाएगा। दिस इज़ पाकिस्तान। बिजनेसमैन के पास ये फैसिलिटी नहीं होती। बिजनेसमैन कहता है जी ये मेरी दुकान है, ये मैंने कारोबार करना है, ये चीज़ें मैं आपको दे दूंगा। शबरेज, मैं एक और आपको वाकया सुना देता हूँ। मैंने पिछले दिनों, जिक्र नहीं करूँगा, लाहौर में एक जगह में गया, उसने मुझसे शेयर किया कि उसके बिज़नेस में उसको बहुत नुकसान हो रहा है। मैं काफ़ी परेशान हुआ, मैंने कहा आप मेरे साथ अपना सारा इनकम स्टेटमेंट वगैरह शेयर कर दें। उन्होंने अपनी इनकम स्टेटमेंट शेयर की शमरेज, उस पर ना एक टर्म थी स्पीड मनी। मुझे खुद कारोबार करते हुए 5 से 6 साल हो चुके हैं, 6 साल होने वाले मुझे। मैंने कभी ये टर्म नहीं पढ़ी, स्पीड मनी। मैंने उनको कॉल की, मैंने पूछा ये स्पीड मनी जो है ये क्या है? उन्होंने कहा वो जो गवर्नमेंट के इदारे आ जाते हैं, रिश्वत वगैरह होती है, वो देने पड़ते हैं। अच्छा, मैं बड़ा परेशान हुआ। अब अगला लतीफ़ा सुने, मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन ताकि व्यूअर्स को समझ आए तो मुझे बताना पड़ेगा। काम था फार्मेसी का, और रिश्वत कौन ले रहा था? वासा, क्या हुआ? पानी का इदारा। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार ये आपको क्या धमकी देते हैं ऐसी, या इजाज़त देते हैं? कहते हैं यार बहुत तंग हुए हुए थे हम, बड़ा परेशान थे, ऐसे करके था। इन दी एंड उस बंदे ने वो बिजनेस सेल आउट कर दिया और वो पाकिस्तान छोड़ के चला गया, ठीक है? और वो बहुत अच्छा बिजनेस था, टू बी ऑनेस्ट। मतलब मुझे वो फार्मेसी पसंद आई थी, लेकिन वो नहीं चला सका क्योंकि आपके हालात ही नहीं है। आपसे अगर आपके ये हलकार करेंगे, पीरा फोर्सेस के बारे में आजकल क्या है? हाँ, पीरा फोर्स के बड़े देख रहे हैं, फ्री हैंड दिया हुआ है बड़ा। फ्री हैंड दिया हुआ है। अब ये तो तरीका नहीं है, वो इंक्रोचमेंट के लिए बने थे, दुकान के अंदर घुस के थोड़ी उन्होंने कुछ करना है। ये भी तो ज्यादती ये कल रात का वाक़या है। है। वहाँ पे एक पीरा फोर्स के 5-6 एहलकार गए हैं, खाना खाए होटल पे, बिल मांगा है मालिक ने तो उस पे जो है 10,000 का जुर्माना कर दिया। दैट्स इट।
किया? मेरे पास खुद बहुत स्टोरीज है पीरा फोर्सेस की, लेकिन देन अगेन बात वापस वही है कि हम कितनी आवाज़ उठाएं, हम कितना बोलें। ये उधर भी जो बैठे हुए हैं ना सारी असम्बलीज के अंदर, उनको पता है इस बात का, लेकिन ये बात है इनिशिएटिव की, इरादे की। हम ये कहते हैं कि जो पिछली हुकूमत थी उसने बेड़ा गर्क कर दिया। अब मैं तो मानता हूँ, जी। IMF को पहले कहते रहे कि जी हमने IMF को नहीं लेके आना, हम मर जाएंगे, हम IMF को नहीं लाएंगे। IMF को लाके गोदी में बिठा दिया आपने, अब फंस गए, अब बच्चा पालो। खाली गोदी में रखा, आप डिफॉल्ट से आपके हलक में बिल्कुल ऐसा ही है। 4 बिलियन 3 बिलियन रिजर्व रह गए थे पीछे आपके, और 3 वो बिलियन तो कुछ भी भी नहीं है। अपना नहीं था, वो भी दोस्त मांगे थे 2 बिलियन हमने सऊदी से मांगे थे, 1 बिलियन UAE से, इस तरह करके हमने जमा किए हुए थे। वो भी सिर्फ वैसे ही रखे हुए थे कि शो करते रहेंगे हमारे पास पड़े हैं, ठीक है। तो लेकिन अब मसला ये है कि अब क्यों नहीं निकाल रहे? अब तो निकालना ज़रूरी है, अब तो बर्दाश्त नहीं होता, अब किसी के लिए बर्दाश्त नहीं होता। वरना फिर वही वाली बात रह जाएगी जिसे कहते हैं ना खोखला रह गया पाकिस्तान, और वही होगा, क्योंकि यहाँ पर फिर और कोई स्टे नहीं करना चाहेगा। अच्छा, अभी हम थोड़ी देर पहले ना पॉडकास्ट में जिक्र कर रहे थे क्रॉप्स का, गंदम का खास तौर पे, एग्रीकल्चरल लैंड जी। गंदम का बहरान जो है इस बार सुना है फिर आने वाला है, 100% आएगा, और इस बार शदीद आएगा। शायद पिछली दफ़ा की निस्बत इस बार ज़्यादा आए, क्योंकि जो अभी पिछली दफ़ा सैलाब की वजह से जो ज़मीनें मुतासर हुई थी, अभी तक वो अपनी ओरिजिनल उस पर नहीं आई थी। मैं आपको बताता हूँ, अगस्त महीना मैं गया भद्दर पिछले साल। भद्दर एक गांव है, उससे पहले आता है कोटला। जी। मैं कोटला गया था दरअसल। अल्लाह जानते हैं, मुझे एग्रीकल्चरल लैंड का कोई नॉलेज नहीं है, ना सच्ची बात है मुझे पता है। मैंने अपनी घुटनों तक पानी अगस्त के महीने में देखा था। सैलाब वाज देयर इन मिडल ऑफ द जून। मैंने अगस्त के महीने में वहाँ पर घुटनों तक पानी देखा है सैलाब, और पूरी पट्टी में मैं था, मेरे फादर मेरे साथ थे, मेरा ड्राइवर था मेरे साथ, और हम यही डिस्कस करते गए कि अब जब ये पानी ख़त्म होगा और जब नई फसल लगाएंगे तो वो तो उतनी निकल ही नहीं लगी, नहीं निकलेगी। और दोबारा भी हमने डिस्कस किया पॉडकास्ट में कि दोबारा एक क्लाइमेट एक्शन होने वाला है, और दोबारा ग्लेशियर मेल्ट हो सकते हैं, और दोबारा उससे ज़्यादा खौफनाक आ सकता है। फिर क्या करेंगे? तो यही वही वाली सिचुएशन है कि हमने अपने आप को प्रिपेयर किया ही नहीं, हम अभी तक उस एक ट्रॉमा से निकल ही नहीं रहे। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मेरे बाद आप किसी गाड़ी वाले को लेके आए, वो गाड़ी वाला कहेगा हमें इंपोर्ट्स में मार दिया इन्होंने। फैक्चुअल बात है। मेरे एक जानने वाले हैं, जिक्र नहीं करूँगा, जेल रोड पे उनका बहुत बड़ा शोरूम है। हम जब मैट्रिक में होते थे ना, तो उनकी गाड़ियों का जो फ्रंट था ना शोरूम का, वो था रेंज रोवर, लैंड क्रूजर, मर्सिडीज, ऑडी। मैंने खुद देखी हुई है, हमारे स्कूल का बड़ा मशहूर लड़का था वो। अब वो कैरी डब्बों का काम करता है, और वो मुझे खुद बताते हैं, उसके चाचू अलहदा होकर दुबई चले गए, वहाँ पर उन्होंने सेटल कर लिया बिजनेस, उसके अब्बू यहीं पे थे, वो कैरी डब्बों का काम करता है। मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा यार इसको छोड़ो, किसी और बिजनेस में आ जाओ। कहता है यार हमें फ़ायदा ये है कि ये शोरूम है, ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, इस वजह से बच गए वो। वरना कह रहे हैं कि गाड़ियों की मार्केट सुनसान है। इसके अलावा भी, अब गाड़ियों का मैंने जिक्र किया ना, आप किसी और मार्केट में जाएँ, इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट्स में चले जाएँ, जब आपकी इंपोर्ट इतनी महंगी है, जब आपको वो भी क्लैरिटी नहीं हो रही, जंग की वजह से आपका सारा रुक गया, फिर आपने क्या करना? जंग का आपने अब जिक्र छेड़ ही दिया, जंग की वजह से गवादर को भी तो एच मिल रहा है ना। अभी शुरू हुआ है। देखें, चेंज जो होती है वो इनएविटेबल होती है, लेकिन इट बेसिकली टेक्स टाइम। अभी हमें ठीक है, उधर आके कुछ रुके हैं बड़े जहाज़, वहाँ पे सामान भी उतारा गया, सारा कुछ हुआ, लेकिन हम अभी कहते हैं कि जी गवादर एकदम ही एक मेजर पोर्ट बन जाएगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इट विल टेक टाइम। क्या पता, एक सवाल है मेरा, अगर हम उस मौके को यूटिलाइज ना कर सके तो वही जो UAE पोर्ट, कतर पोर्ट, सल्तनत ऑफ ओमान, वो सारे वो वापस अपने एज ले जाएं। ये भी तो पॉइंट है ना, अगर हम उसकी प्रमोशन उस तरह नहीं करेंगे। BLA कंट्रोल नहीं हुआ वहाँ पे। BLA तो फिर देखें ना, वो तो फिर पूरी आर्मी है। BLA को हमें इस तरह ख़त्म करना चाहिए, जैसे मतलब खीर कर देनी चाहिए ना, इसमें निस्तो नाबूद कर देना चाहिए। हम दोनों पंजाब में बैठे हैं जी, हम दोनों बलूचिस्तान नहीं जा सकते, इट्स नॉट नहीं जा सकते, इट्स नॉट सेफ। क्योंकि जितने भी वाक़यात आते हैं वो क्या करते हैं, बच्चों के सामने शनाख्ती कार्ड दिखाओ, पंजाबी आ जाओ जी बाहर, बिस्मिल्लाह कलमा पढ़ लो। अब मुझे बताएं, जहाँ टेररिज्म इतना है, अभी हमने टेररिज्म की बात करते हैं, बिजनेसमैन उठाए जाते हैं। आपको याद ही 2 महीने पहले इस्लामाबाद के अंदर एक टोयोटा मोटर्स इस्लामाबाद के CEO थे, एग्जैक्टली, उनके घर घुस के मार दिया उनको 5 डकैत ने। बाद में कहानी ये है कि डकैती के दरमियान मतलब दौराने वारदात उन्होंने इंटरफेयर किया था, तो ये आप बंदा मार दिया आपने, लेकिन वो बड़ा बिजनेस टारगेट किलिंग थी, बाद में यही निकले थे। लेकिन आप देखा ना, इतना बड़ा बिजनेसमैन आपको किल कर दिया, फिर पीछे क्या रह गया? वो भी इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद का टोयोटा मोटर्स का। वो कितनी छोटी बात है, मतलब एक शोरूम बनाने जाए तो आपके 14-15 करोड़ कहीं नहीं लगते, तो इतना बड़ा बिजनेसमैन और आप उसके घर घुस के आपको मार दिया, तो फिर तो पीछे कुछ भी नहीं बचता। हम यहाँ सोसाइटल लेवल पे भी बात करें ना, इकोनॉमी को 2 मिनट साइड पे रख दें, सोसाइटल लेवल से भी यहाँ पर इतने ज़्यादा मसले हैं। आप BLA की बात करते हैं ना, वो तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो है स्टूपिड स्कीम ना, लानती लोग हैं वो तो सारे। हम अपनी बात करते हैं, मॉब कंट्रोल हम आज तक नहीं कर सके। एक फैक्टर है, अगेन आई विल पे द क्रेडिट वेयर इट इट्स ड्यू, कि ये जो हमारी फोर्स बनी थी CCD, इसकी वजह से पंजाब में क्राइम बहुत कंट्रोल हुआ है।
और ये लिटरली अगर फोर्सेस दूसरी जगहों पे भी बने, स्पेशली जो खवातीन के साथ हरासमेंट्स होती थी, उसमें कंट्रोल हुआ है। ठीक है, मेरी एक सीसीडी के ऑफिशियल से मुलाकात भी हुई। मैंने उनसे सवाल किया कि आप लोग अपनी स्टेटमेंट तो बदल लें। हाँ, मैंने यही सवाल किया, मैंने कहा कि वो पिस्टल यहाँ रखा होता है, चल जाता है, बड़ा डरा दिया, आप सबने स्टेटमेंट अपनी बदल रहे हैं। तो उन्होंने कहा अल्लाह का शुक्र है हमारा काम चल रहा है और हम दिखा रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक है। तो मैंने भी अप्रिशिएट किया, मैंने कहा देन इट इज़ ओके, दे आर राइट। अगर तो काम चल रहा है, अगर आपका ये हरासमेंट के केसेस, बच्चियां बाहर निकल के काम नहीं कर सकती, फिर फायदा। देखिए, सीसीडी मेरे ख्याल से शायद इस वजह से बनाई गई कि अदालती निज़ाम से लोग मुतमिन नहीं होते। इंसाफ में डिले होना, उसमें वक्त लगना, शायद इस वजह से लोगों ने मतलब खुश हैं सीसीडी से। अगर हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कोई भी ऐसा वाक़या होता है, लोग नीचे मेंशन टैग कर रहे होते हैं, सीएम पंजाब, सीसीडी, पंजाब पुलिस, ऐसा ही है बिल्कुल। लेकिन देखें, अच्छा अदलिया का तक जिक्र आ गया, आपको पता है ना पूरी दुनिया की जो टॉप 10 लोवेस्ट है उसमें पाकिस्तान की भी आती है। ठीक है ना, हम तो ऑलरेडी नीचे। हमारे यहाँ जो ज़मींदार होते हैं ना लोग, हमने ज़मीनों का जिक्र किया, ज़मींदारों का हम यही कहते हैं खुदा ना खासा केस फंस गया ना, फिर गई तुम्हारी नस्लें, लगी रही। वो बाप केस करता है और आने बेटा लड़ता है, फिर उसका आगे पौधा लड़ता है, यही चलता रहता है ना ज़मीनों में। इस सीसीडी की जहाँ तक बात है ना, जो मुझे अप्रिशिएट करता हूँ मैं उसको, ये है कि अगर तो प्रूफ और एविडेंस पूरा है, क्योंकि आप देखें कि कोई भी करने से पहले वो इंसिडेंट, वो वीडियो भी अपलोड करते हैं कि हमने फलाने कैमरे से देखा, एविडेंस था, हमें फिर दरख्वास्त थी और फिर हमने एक्शन लिया। जी। तो वो तो अच्छी बात है। ठीक है, अब ये छोटे केसेस हैं हरासमेंट वगैरह के, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट के पास ऑलरेडी इतने केसेस पड़े हुए हैं, इतना भरमार पड़ी हुई है, जजेस कम है, केसेस ज़्यादा है, वो वैसे ही नहीं, कभी नजर सानी नहीं होनी उस पर। तो इस चीज़ पे अच्छा है इमीडिएट रिस्पॉन्स। आप यूएई का जिक्र कर रहे थे, हम बार बार उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, हम किसी भी गल्फ का कर लेते हैं, वहाँ पर इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं है। अगर आपको कोई बंदा ओवर स्पीडिंग करता नजर आ गया, ठीक है, उसको पकड़ के आप जेल में कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एक बंदा को इलीगल एक्टिविटी करता नजर आ गया तो उसको कर सकते हैं। अब इसके लिए अदलिया के पास जाने की थोड़ी ज़रूरत है, पुलिस के पास जो रोल है, अगर वो अपना एक्शन पूरा कर देते हैं। कि ये भी एक बात मशहूर रही हुई है कि ये इलीगल करते हैं और ये ज्यादती भी कर जाते हैं, लेकिन देन अगेन मैं इस बात पे तो क्रेडिट दे रहा हूँ कि काफ़ी हद तक पंजाब में तो क्राइम कंट्रोल हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है हमारे सूबे के वाले से। अभी दुबई में आपने ओवर स्पीडिंग की बात की है, हम इसको ज़रा पाकिस्तान में ले आते हैं। पाकिस्तान में रिसेंट हमने देखा ओवर चलान। हाँ जी, अतर वहीद साहब जो थे सीटीओ, बिल्कुल ऐसे ही 5,000 का चलान हो रहा है, 10,000 के हो रहे हैं, 10,000 के हो रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। बिल्कुल। और यकीन माने मैंने अपनी आंखों से देखा, रिक्शा ड्राइवर ने रिक्शे को आग लगा दी, लोगों ने खुद को भी आग लगाई। मैंने बाइक रिपोर्ट की भी है, मैंने रिपोर्ट की है, मैंने जाके, बड़ा अफसोस हुआ देख के, लेकिन हुई भी है। इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आप? मेरा ख्याल है अपडेट कर लें इस हवाले से, इन्होंने जो चलान है वो कम कर लिया। कम तो हुए हैं, हाँ। लेकिन वो 1,000 पे आ गया और चलान में जो कमी हुई है वो ज़रूर हुई है, लेकिन आज भी मेरे एक दोस्त है, उनका चलान हुआ वो 2,000 का हुआ है। सोसाइटल लेवल पर अगेन 2,000 का चलान हुआ है, ये तो उनको मेरा ख्याल है क्लेम करना चाहिए। एक दफ़ा लाजमी कोई सीटीओ को कोई ईमेल लिख दें, या उनका अब तो ट्विटर आपका हैंडल है ना, आप ट्विटर के ऊपर डाल दें। सर एक मोटरसाइकिल रेडी वाला बंदा या मोटरसाइकिल चलाने रिक्शे वाला, उसे क्या पता है एक्स क्या होता है, ट्विटर क्या होता है? ये तो एजुकेट करना चाहिए, ये तो उसके साथ वालों को भी करना चाहिए। देखें, अगर जब एआई आया ना, मैं आपको बताता हूँ कॉलेजेस की बात ना, पहले समझाया कि हम ये यूज़ नहीं करेंगे, हमारी क्रिएटिविटी मर जाएगी। अब सबसे ज़्यादा चीटिंग वही होती है, सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ एआई भी यूज़ हो रहा है, थीसिस में एआई यूज़ हो रहा है, सारा यूज़ हो रहा है। हमें पता है ना कि टर्निट इनको कैसे घुमाना है, सारा कुछ कैसे करना है, क्या सॉफ्टवेयर है, सारा कुछ पता है। मतलब ये जब नई चीज़ आती है, वही वाली बात है, लोग उसको अडॉप्ट नहीं करते, लेकिन करना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल, इसको डिले नहीं करना चाहिए। मेरा तो इस पर बहुत फेथ है। रह गई बात, क्या कहते हैं चलान की, चलान तो कम की हैं बा मुताबिक सीटीओ लाहौर, सीटीओ भी हमारे चेंज हो गए हैं। फिर अगली बात ये आती है जो मैंने आपसे जिक्र किया कि देखें शबरेज, सोसाइटल लेवल पे भी ना हम लोग बहुत ख़राब हो चुके हैं। हमारी सोसाइटी आज भी ये कहती है कि बच्चा अगर 18 साल का नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, 16 साल में उसकी प्रैक्टिस करवा दो, गाड़ी चलाते हुए 18 साल तक लाइसेंस ले लेगा। 14 साल के बच्चे। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मेरा आपसे सवाल है, ये तो सब ने देखा होगा, मेरे यहाँ क्रू वगैरह भी सारे बैठे हुए हैं, ईवी बाइक्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स, वो बाइक्स है ना? जी जी बिल्कुल भाई। मैंने कभी भी किसी मतलब बड़े तो चला रहे हैं, मैंने अपनी सोसाइटी में अपने एरियाज में बच्चों को चलाते देखा है, जैसे साइकिल होती है। हाँ बिल्कुल देखा। अब वो भी उसकी स्पीड 80 तक तो जाती है, जब उस पर गिरेगा बच्चा तो बचने का चांस तो उस पर भी नहीं है, लेकिन और आगे का भी नुकसान। उसको मजाक बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि बच्चों के पेरेंट्स के अंदर माइंड डेवलप हुआ है कि यार ये तो बैटरी से चलती है, जब तक पेट्रोल वाला शायद टीका ना लगे उनको यकीन नहीं आ रहा। लेकिन देखिए ना, ये हमारी सोसाइटी का भी कसूर है, हम एज अ सोसाइटी उसको अपने अंदर इंजेस्ट कर ही नहीं पा रहे, डाइजेस्ट कर ही नहीं रहे हैं कि यार हमने लॉज फॉलो करने हैं। हम वही वाली कौम है। एक और वाक़या पे वाक़या, आज बड़े पॉडकास्ट में वाक़या याद आ रहे हैं। मैं दुबई से वापस आया, 2023 का न्यू ईयर था, मैं खुल के सारा बताऊंगा वाक़या ना। हमारा लाहौर में थी स्मोक बहुत ज़्यादा, मैं जनवरी में वापस आया था, हमारी फ़्लाइट डाइवर्ट हो गई इस्लामाबाद में।
ठीक है। इस्लामाबाद से जब हम लाहौर आ रहे थे ना, उन्होंने हमें ना बसेस करवा के दी, मतलब एयरलाइन नहीं कि बसेस पे लाहौर जाएं। मैं और साथ 4-5 और अंकल थे, वो बड़े माशाल्लाह समझदार लोग थे। उन्होंने कहा हम फैमिली है, ये तो सारी लेबर क्लास है, इनको हमने नहीं रखना साथ। हमने कंडक्टर वगैरह से बात की, उनसे बस ओनर्स वगैरह से, उन्होंने कहा ठीक है फैमिली की अलहदा कर लेते हैं, लेकिन 6 लड़के रहते थे, 6 आप रख लें लड़के, बाकी हम आप फैमिली। लें शमरेज 5 घंटे का सफ़र था। उन्होंने सिगरेट भी पी है, उन्होंने मतलब फैमिलीज़ को पीछे अपने ऊंची आवाज़ में गाने लगा के बैठे हैं, हरासमेंट ही है सॉर्ट ऑफ। एग्जैक्टली। 2-3 खवातीन ने उठ के एहतजाज भी किया कि ये क्या बदतमीज़ी है, ये मेरे सामने देखा भाई। फिर हम शायद गुजरांवाला के करीब पहुंचे थे बाय जीटी रोड, तो 2 लड़के आए आगे, उन्होंने कहा हमने गुजरांवाला उतरना है, हमें लाहौर से लंबा पड़ेगा, हमें यहाँ उतार दो। कंडक्टर ने कहा कि मैं तो यहाँ नहीं गाड़ी रोकूंगा, रात के 4 बज रहे हैं, डाका पड़ गया, लोगों का करोड़ों का सामान है नीचे। उन्होंने कहा नहीं हमने यहाँ उतरना है। उन्होंने तकरीबन हाथापाई पे आ गए। कंडक्टर ने बस रखवाई ड्राइवर से, ड्राइवर और कंडक्टर बाहर निकले, उन 2 लड़कों के साथ हाथापाई हुई थोड़ी बहुत। दरमियान से 2-3 लोग बस के जो थोड़े मुहज़्ज़ब लोग थे वो भी नीचे गए, उन्होंने उनको इशारा किया, उन्होंने रोका कि इस तरह नहीं करना, इस तरह नहीं करना। खैर वो लोग वापस बैठे बस के अंदर, उन लोगों को उतार के उनका सामान लेके बस रवाना होगी, लाहौर आ गई। कहने का मौक़िफ़ ये है, क्या ये हरकत ये उधर कर सकते हैं? नहीं। सोच भी नहीं सकते, इधर ये करते हैं। इधर आते साथ ही बंदा बदमाश और चौधरी बन जाता है। ये फैक्टर है, ये मेंटेलिटी है, इसको इम्प्रूव करना है, इसको चेंज करना है, एजुकेट करना है। जब करेंगे फिर बेहतरी आएगी, वरना तो कुछ नहीं है। आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगाए ना, आई एम वेरी सॉरी टू से दिस ऑन अ पॉडकास्ट, कि हमारी 2 सबसे बड़ी एक्सपोर्ट्स जो पिछले 3 साल में, वो क्या है? गधे और मांगने वाले। ठीक है, गाड़ी से मैं इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, लेकिन लेट मी से दैट, इंडस्ट्री है बहुत बढ़िया। लेट मी से दैट, हमने गधों को बहुत एक्सपोर्ट किया, हमारे गधों के बड़े सारा मिले हैं यहाँ से, फिर हम कहते हैं कि हमने चाइना को देना है। और हमने मांगने वाले बहुत एक्सपोर्ट किए हैं। मैंने खुद मांगने वाले देखे हैं, यूएई में भी देखे हैं मैंने सऊदी में भी देखे हैं। तो आप मुझे बताएं कि बदनामी नहीं है? हम बात करते हैं कि हम अपनी कौम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम अपनी कौम को बेहतरी की तरफ लेके आना चाहते हैं। क्या हमारे लोग चाहते हैं ये? अब थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो रहे हैं, कंट्रोवर्शियल जा रहा हूँ मैं। बांग्लादेश इनकलाब लाया, हमसे बेहतर थे वो, लेके आए ना इनकलाब। श्रीलंका लाया डिफ़ॉल्ट होने के बाद, डिफ़ॉल्ट होने के बाद आया ना वापस। उनको तो हेल्प किया गया ना कि उनका वर्ल्ड कप भी वहाँ पे कराया जिस तरह मर्जी, लेकिन आए ना वापस। हम नहीं ला सकते। हमारी कौम उस तरह जा ही नहीं रही, हमारी कौम वो चाहती ही नहीं है। हम आज भी वही एसी के रूम में बैठना चाहते हैं, हमसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। हम उस तरह सोचना ही नहीं चाहते। फिर तो जो हो रहा है वो तो होगा। आई डोंट वॉन्ट एनार्की इन आवर सोसाइटी, आई वॉन्ट डेवलपमेंट इन आवर सोसाइटी। मैं चाहता हूँ जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आगे आएँ, वो आवाज़ बुलंद करें। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ब्यूरोक्रेसी में आए, वो ब्यूरोक्रेसी को पॉजिटिव वे में आगे लेके जाएं, जो एक रिप्यूट बन चुकी है सीएसएस की। ये आपने सारे स्कूल तो प्राइवेट कर दिए हैं, फिर आप कहते हैं एजुकेट भी करें हम। इससे हमारी बात हुई थी राना सिकंदर हयात साहब से, इस हवाले से हमने उनसे डिस्कशन की थी। तो उन्होंने कहा था कि हम काम कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स की, और अगर आप जाके देखें तो कुछ गवर्नमेंट स्कूल हैं उनको बेहतर बनाया जा रहा है। लेकिन देन अगेन शमरेज देखें, बात वहीं पे घूम के आ गई है कि आपका इस साल भी जो डिफेंस बजट है ना, वो तकरीबन 100 अरब रुपया बढ़ा दिया गया है। वो तो मैंने आपको पहले ही कहा था ना कि वो तो होना ही है इवेंचुअली। तो जब आप अपने ये बेसिक नेसेसिटीज़ के ऊपर नहीं फोकस करेंगे तो फिर यही होगा। मैं आपको बताता हूँ, यूके में जब इलेक्शंस होते हैं ना, तो इलेक्शंस कैसे होते हैं, वहाँ पर अपने मैनिफेस्टो जो है ना वो बांटे जाते हैं। आपने कभी यहाँ पाकिस्तान में मैनिफेस्टो सुना है क्या होता है? किसी का भी नहीं। रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, वोट को इज्जत दो। मैनिफेस्टो ये होता है कि जी आप 5-5, 6-6 चीज़ें बताते हैं कि मैं क्लाइमेट पे काम करूंगा, हेल्थ केयर पे काम करूंगा, क्राइम पे करूंगा, लॉ पे करूंगा, और 4 चीज़ें ही बताते हैं आप। ये तरीका नहीं होता कि मैंने सब कर देना है, 4 बताना है। आपकी अपोजिट पार्टी जो होगी वो 4 अलहदा बताएगी। अब आवाम सोचेगी कि यार हमें क्राइम की ज़्यादा मसला बना हुआ है, हम इनको वोट देते हैं। दीज आर व्हाट डेवलप्ड कंट्रीज डूइंग, दैट वी नीड टू डू इन ऑर्डर टू बिकम बेटर। पॉडकास्ट का वक्त ख़त्म हो रहा है, वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। आप क्या समझते हैं, बजट में कोई आवाम को रिलीफ है या नहीं? ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल भी नहीं है। कैसे है? मुझे आप देखें ना, आप मेरे से पॉडकास्ट कंडक्ट कर रहे हैं, आपने कुछ सोचा? मैं आपसे पहले ये सवाल करना चाहता हूँ, हाउ डू यू थिंक कि इधर रिलीफ होगा? मैं आपसे सवाल, मेरा तो ओपन सवाल है ना, ये तो अवाम का सवाल है कि हमें रिलीफ मिलेगा नहीं, क्योंकि अब ये डिस्कशन चल रही है ना। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वी एज अ नेशन आर वॉकिंग टुवर्ड केओस इफ देयर आर नो बेटरमेंट्स। अगर तो हम लोग नहीं सोचते पॉजिटिवली और हम इस चीज़ को नहीं मूव ऑन करना चाहते, तो इवेंचुअली वी विल बी इन फार वर्स कंडीशंस। अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड, लेकिन प्रोबेबली। चलें हम दुआ करते हैं
कि ये जो बजट आए 2026 का, ये अवाम दोस्त बजट हो, इंशाल्लाह। बिजनेसमैन के लिए भी फ़ायदा हो और मुल्क पाकिस्तान के लिए भी बेहतरी आए इसमें। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अपने अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।